हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम हेट्रोसिस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक हेट्रोसिस अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली एआरएस एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू में यहाँ से हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हेट्रोसिस का कुछ ओवरव्यू देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ऐसा जनरली पाया जाता है, हम ऐसा पाते हैं कि जब भी कोई हम क्रॉस करते हैं किसी सेम ब्रीड में डिफरेंट स्ट्रेन या लाइन को लेकर, जब हम क्रॉस करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि जो वहाँ से ऑफ स्प्रिंग आते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। इवन जो पेरेंट होते हैं, बेस्ट पेरेंट होते हैं, उनसे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो हेट्रोसिस को हम जनरली हाइब्रिड विगर टर्म से भी कई बार बुला लिया जाता है। हाइब्रिड विगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हेट्रोसिस है क्या? हेट्रोसिस आल्सो नोन एज हाइब्रिड विगर इज नॉर्मली मैनिफेस्टेड एज इंक्रीज इन फिटनेस ऑफ क्रॉस ब्रेड्स रिलेटिव टू देयर प्योर ब्रेड पेरेंट्स। तो प्योर ब्रीड पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो क्रॉस ब्रीड जो आते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। इस फिनोमिना को, इस चीज़ को हम जनरली हेट्रोसिस कहकर बुलाते हैं। तो हेट्रोसिस को डिफाइन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हेट्रोसिस को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। हेट्रोसिस इज द फिनोमिना इन विच progeny of crosses between inbred lines or purebred population exceed the average of the two parental population। तो हेट्रोसिस के अंदर जब हम किसी एक ब्रीड के डिफरेंट इनब्रीड लाइन या फिर डिफरेंट प्योर ब्रेड पॉपुलेशन को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ से जो हमें F1 मिलता है उसका परफॉर्मेंस पेरेंटल पॉपुलेशन के परफॉर्मेंस से ज़्यादा होता है। तो यह जो फिनोमिना है इसे हम जनरली हेट्रोसिस के नाम से जनरली कहकर बुला सकते हैं। आगे देखेंगे, 10 क्रॉसब्रीड एनिमल्स कॉमनली आर मोर फर्टाइल, मोर डिजीज रेसिस्टेंट एंड बेटर एबल टू कॉप विद environmental stresses than would be predicted from average fitness of their प्योरब्रेड पेरेंट्स। तो इस हेट्रोसिस की वजह से जो क्रॉसब्रेड एनिमल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ज़्यादा डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को वो ज़्यादा आसानी से कोप अप कर पाते हैं। आगे देखेंगे, एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी ट्रेड्स सच एज ग्रोथ एंड मिल्क और एग प्रोडक्शन आर आल्सो यूजुअली इम्प्रूव्ड इन क्रॉसब्रेड एनिमल्स। इस वजह से जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इस तरीके के एनिमल्स जो होते हैं ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ज़्यादा डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा बेटर एडेप्टेड होते हैं। तो इन कारणों से, इन वजह से जो हमारे क्रॉसब्रेड एनिमल आते हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है। उनमें ग्रोथ, मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, जो भी उनका प्रोडक्टिव ट्रेट है उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा नज़र आता है। The heterosis can either be positive or negative। हेट्रोसिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। The few cases where F1 hybrids are inferior to their parents may also be regarded as cases of hybrid vigor in the negative direction। यदि हमारा F1 का परफॉर्मेंस, F1 हाइब्रिड का परफॉर्मेंस इंफेरियर है दोनों पेरेंट्स के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हेट्रोसिस नेगेटिव है या फिर जो हाइब्रिड विगर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो हेट्रोसिस है, यहाँ से जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो हेट्रोसिस है वो जस्ट अपोजिट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, जस्ट अपोजिट है। हेट्रोसिस की वजह से जो फिटनेस ट्रेट होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो भी फिटनेस ट्रेट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। अब हम आगे हिस्ट्री देखेंगे
हेट्रोसिस पर किन किन साइंटिस्टों ने काम किया था, उसका क्या हिस्ट्री है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हेट्रोसिस टर्म जो है वो सल ने 1914 में दिया था, और हेट्रोसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पहला काम है, जो पहला काम जो कि रिपोर्ट किया गया, इस तरीके के काम भी सल ने ही किए थे। और फर्स्ट रिपोर्टेड हाइब्रिड वीगर को सबसे पहली बार जो रिपोर्ट किया गया था वो कॉलरेचर के द्वारा किया गया था। कॉलरेचर फर्स्ट रिपोर्टेड हाइब्रिड वीगर इन टैबेको। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है कि टैबेको में उन्होंने रिपोर्ट किया था। उन्होंने पाया था कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और 1876 में डार्विन ने यह कंक्लूड किया था कि हाइब्रिड जो कि अनरिलेटेड प्लांट से डेवलप किए जाते हैं वो काफ़ी विगरस होते हैं। तो यह जो कंक्लूजन है, यह जो फाइंडिंग है, यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट नॉलेज ऑन हेट्रोसिस कम्स फ्रॉम द वर्क ऑन मेज। तो मेज के ऊपर काफ़ी काम किया गया हेट्रोसिस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए, और ये जो साइंटिस्ट सल है उन्होंने मेज के ऊपर, मेनली सल के द्वारा काफ़ी काम किया गया। तो जो हेट्रोसिस कंसेप्ट जो समझा गया वह ऑर्गेनिज्म कौन सा था जिस पर कि समझा गया, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेज प्लांट के ऊपर जनरली हेट्रोसिस के जो भी पायोनियर रिसर्च थे वो किए गए थे। आगे देखेंगे हेट्रोसिस इज द सुपेरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट्स। तो किस तरीके के सुपेरियोरिटी हो सकते हैं, तो हाइब्रिड में, क्रॉस ब्रेड में इंक्रीज यील्ड, उनकी यील्ड जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। इंक्रीज इन साइज एंड जनरल विगर, जो भी एनिमल हो या प्लांट हो उसकी हेट्रोसिस की वजह से उनकी साइज ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, उनका वेट बढ़ सकता है, उनका जनरल विगर बढ़ सकता है। क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं हेट्रोसिस को यूज़ करते हुए। अर्ली मैच्योरिटी, एनिमल्स जो हो या प्लांट हो वो अर्ली मैच्योर कर सकते हैं हेट्रोसिस को यूज़ करते हुए। ग्रेटर रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड पैरासाइट्स, जो हेट्रोटिक एनिमल है, हेट्रोसिस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम एनिमल्स में डिफरेंट डिजीज़ के खिलाफ हम रेसिस्टेंस ला सकते हैं, पैरासाइट के खिलाफ हम रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं हम हेट्रोसिस को यूज़ करते हुए। जो डिफरेंट हाइब्रिड्स होते हैं उनमें हम इन्वायरमेंट, जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके खिलाफ हम एडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं। फास्टर ग्रोथ, जो हाइब्रिड होते हैं, जो क्रॉस ब्रेड होते हैं, उनकी ग्रोथ फास्टर होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हेट्रोसिस को थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट की परफॉर्मेंस क्या है, मीट पेरेंट के परफॉर्मेंस किस प्रकार से आ रहे हैं, और जो F1 हाइब्रिड है उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हेट्रोसिस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लें कि हमारे पास दो पेरेंट के लाइन है, पेरेंट ए और पेरेंट बी। पेरेंट ए का जो परफॉर्मेंस है वह 10 यूनिट का है, और पेरेंट बी का जो परफॉर्मेंस है वो 6 यूनिट का है। तो मिड पेरेंट वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मिड पेरेंट का वैल्यू, ये मिड पेरेंट की वैल्यू 8 आ रही है, पेरेंट ए की वैल्यू 10, पेरेंट बी की वैल्यू 6, और मिड पेरेंट की वैल्यू, इस दोनों का एवरेज होगा 10 + 6 / 2, तो वो 8 के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे इन दोनों पेरेंट ए और पेरेंट बी को यूज करते हुए ये हाइब्रिड बनाए गए, और ये हाइब्रिड डिफरेंट जो ऑफ स्प्रिंग के ग्रुप्स आ रहे हैं उसका परफॉर्मेंस यदि इस प्रकार से हमें नजर आ रहा है तो हम उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सा फिनोमिना दिख रहा है। अब यदि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस 10 से ज्यादा आ रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन, यदि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस 10 से ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हेट्रोसिस का फिनोमिना शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो
पेरेंट बेस्ट पेरेंट है उसका परफॉर्मेंस 10 है और दूसरे पेरेंट का परफॉर्मेंस 6 था, तो पेरेंट की परफॉर्मेंस से ज़्यादा है, बेस्ट पेरेंट की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हेटेरोसिस है। अब यदि हाइब्रिड का जो परफॉर्मेंस है F1 हाइब्रिड का परफॉर्मेंस वो 10 के बराबर आ जाए, 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 इक्वल टू 10 है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कौन सा फिनोमिना दिख रहा है, ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, क्योंकि हेट्रोजाइगस जो है यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये एक कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तीसरे केस में आते हैं, और यदि यहाँ पर हाइब्रिड का जो परफॉर्मेंस है वो 10 और 8 के बीच में है, 8 से 10 के बीच में है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल डोमिनेंस का एक कंडीशन बन रहा है यहाँ पर। और यदि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस 8 के बराबर है, यानी बिल्कुल मिड पेरेंट की वैल्यू के बराबर आ गया, ये जो 8 है वो मिड पेरेंट का जो वैल्यू है उसके बराबर आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नो डोमिनेंस है, कोई डोमिनेंस नहीं है, जो हाइब्रिड का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल इंटरमीडिएट है दोनों पेरेंट के वैल्यू के बीच में, तो यहाँ पर नो डोमिनेंस है। अब नेक्स्ट कंडीशन में यदि हाइब्रिड जो है उसका परफॉर्मेंस 6 से 8 के बीच में है, 6 से 8 के बीच में है, यानी जो इन्फेरियर पेरेंट थे जिनका परफॉर्मेंस कम था वहां से लेके मिड पेरेंट के बीच में, तो ये जो कंडीशन है ये भी पार्शियल डोमिनेंस का कंडीशन है। और नेक्स्ट कंडीशन में यदि हाइब्रिड का जो परफॉर्मेंस है वो 6 के बराबर आ जाए, यानी जो दूसरा पेरेंट है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसके बराबर आ जाए, तो ये जो कंडीशन बनेगा ये भी कंप्लीट डोमिनेंस का कंडीशन बनेगा, क्योंकि ये जो इन्फेरियर कंडीशन है ये डोमिनेंट है, यहाँ पर ये डोमिनेट कर रहा है, जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन है इसके तरीके से अपना फिनोटाइप शो कर रहा है, तो ये एक कंप्लीट डोमिनेंस का कंडीशन है, फिनोटाइप यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस का होगा। और यदि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस लेस देन 6 है, यदि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस लेस देन 6 है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ पर हेट्रोसिस है। ये हेट्रोसिस निगेटिव साइड में है, क्योंकि जो इन्फेरियर पेरेंट लाइन था वहां से भी परफॉर्मेंस नीचे चला गया, तो ये हेट्रोसिस इन निगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरीके से पेरेंट के परफॉर्मेंस, दोनों लाइन के पेरेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आखिर कौन सा फिनोमिना हो रहा है। आगे हम देखेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस अक्सर पूछा जाता है। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं वहाँ पर भी जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस के क्या जेनेटिक बेसिस है इसके बेसिस पर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पूछे जाते हैं। तो इन ए ब्रॉडर सेंस जो जेनेटिक बेसिस है वह मेनली दो थ्योरी पर काम करता है। एक तो बोला जाता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस और दूसरा ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। इस दो हाइपोथेसिस को रखा गया है हेट्रोसिस को जेनेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो ये है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया गया था डेवनपोर्ट के द्वारा ईयर 1908 में। फिर बाद में इस वर्क को एक्सप्लेन किया गया ब्रूस कीबल और पेलो के द्वारा। तो इन चार साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एक्सटेंसिव वर्क किया डोमिनेंस हाइपोथेसिस के ऊपर। अब डोमिनेंस हाइपोथेसिस है क्या, इसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, at each locus the dominant allele has favorable effect while the recessive allele has unfavorable effect। तो जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो जनरली हमारी एनिमल्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। इन हेट्रोजाइगस स्टेट द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील आर मास्क्ड बाय डोमिनेंट एलील। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन बनते हैं, जब एक एलील
डोमिनेंट होता है, दूसरा एलील रिसेसिव होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिसेसिव एलील जिसका डिलीटेरियस इफेक्ट होता है वह डोमिनेंट एलील के द्वारा ढक दिया जाता है, उसे कवर अप कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील which become homozygous due to inbreeding। जनरली पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें दोनों एलील रिसेसिव होते हैं, तो उस कंडीशन में यह जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है या फिर रिसेसिव एलील जो अपना एक्सप्रेशन होता है वो फुल्ली शो करते हैं। और उसमें से बहुत सारे एनिमल्स जब हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में आ जाते हैं तो यह जो रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो हेट्रोजाइगोटिक, यदि पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रोजाइगोटिक इंडिविजुअल्स होंगे तो उस तरीके के जो प्रोजेनी के जो ग्रुप होते हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। तो यह डोमिनेंस हाइपोथेसिस था। इसके बाद ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस भी दिया गया। अब ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या कुछ कहा गया था इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ईस्ट अर्सल के द्वारा ईयर 1908 में दिया गया। तो ये सारे जो रिसर्चर है इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। अब इनका कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हेट्रोजाइगोट और एटलीस्ट सम ऑफ द लोसाई आर सुपेरियर टू बोथ ऑफ द होमोजाइगोट। तो इनका मानना था कि जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस बनते हैं वो कुछ एक लोकस पर, कुछ एक लोसाई पर ये जो हेट्रोजाइगोट होते हैं वो दोनों होमोजाइगोट से सुपेरियर होते हैं। इस चीज को और थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में समझेंगे, आगे और देखेंगे। ईस्ट ने और भी कुछ काम किए थे, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगा। दस हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए वुड बी सुपेरियर टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो ये हेट्रोजाइगोट है वह ज़्यादा सुपेरियर होता है क्योंकि कुछ एक लोसाई पर ये जो हेट्रोजाइगोट है वो दोनों पैरेंटल लाइन से सुपेरियरिटी शो करते हैं। इन 1936 में ईस्ट ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था जिसमें मानना था कि कोई एक ट्रेट है, कोई एक जीन है जो पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके कई सारे एलील्स होते हैं। सेवरल एलील उस एक पार्टिकुलर जीन के हो सकते हैं, मान लें कि A1, A2, A3, A4 और भी इससे कई ज़्यादा एलील हो सकते हैं। और ये जो डिफरेंट एलील्स होते हैं वो उनका जो प्रोडक्शन लेवल में काफ़ी डिफरेंट योगदान होता है। तो आगे उनका यह भी कहना था कि हेट्रोजाइगोट्स बिटवीन मोर डाइवर्जेंट एलील्स वुड बी मोर हेट्रोटिक। उनका ईस्ट का मानना था कि यदि आपने A1 और A4 के बीच में को यूज करते हुए हेट्रोजाइगोट बनाया तो वो ज़्यादा हेट्रोटिक इफेक्ट को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये चीज़ लिखा भी गया, फॉर एग्जाम्पल A1 A4 विल बी सुपेरियर टू A1 A2 एंड A2 A4। तो ये ईस्ट और सल इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर ओवर डोमिनेंस का हाइपोथेसिस दिया। तो ये दो हाइपोथेसिस थे, एक डोमिनेंस और दूसरा ओवर डोमिनेंस का हाइपोथेसिस, जो कि माना जाता है कि जेनेटिक एक्सप्लेनेशन है हेट्रोसिस का। इसके अलावा एपिस्टेटिक हाइपोथेसिस भी दिया जाता है। एपिस्टेसिस को भी इसका एक कारण माना जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन could be another explanation of heterosis. To a lesser degree, interallelic interaction or epistasis can account for heterosis. यह भी कारण हो सकते हैं हेट्रोसिस का। In dominance and over dominance, the heterosis is due to the interaction of gene that are alleles. जब हम डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस की बात करते हैं तो उस समय हम इंटरेक्शन, एक एलील, पार्टिकुलर जीन के जो 2-3 एलील है उनके बीच में इंटरेक्शन को हम देखते हैं। और इन केस ऑफ एपिस्टेसिस द इंटरेक्शन इज इन बिटवीन पेयर ऑफ जीन दैट आर नॉट एलील्स। तो
इस कंडीशन में जब हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो वहां पर जो इंटरेक्शन हम देखते हैं वो डिफरेंट जीन के बीच में देखते हैं। यह जीन एक क्रोमोसोम पर भी सिचुएटेड हो सकता है और या फिर दूसरे क्रोमोसोम पर भी सिचुएटेड हो सकता है। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेटेरोसिस के 3 टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं हेटेरोसिस: इंडिविजुअल हेटेरोसिस, मैटरनल हेटेरोसिस और पैटर्नल हेटेरोसिस। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल हेटेरोसिस। इंडिविजुअल हेटेरोसिस में इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग क्रॉसब्रीड। तो इस प्रकार के जो हेटेरोसिस होते हैं वह जब हम कोई क्रॉसब्रेड बनाते हैं तो वह क्रॉसब्रेड अपने आप में हेटेरोसिस इफेक्ट शो करता है। उसमें पैटर्नल या मैटरनल इफेक्ट के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेट इन लाइव स्टॉक सो इंडिविजुअल हेटेरोसिस। तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेट लाइव स्टॉक में आप देख सकते हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन का हो या रिप्रोडक्टिव हो या एडेप्टेशन से रिलेटेड ट्रेट हो, हर ट्रेट में आपको इंडिविजुअल हेटेरोसिस दिखता है। अब आगे हम बात करेंगे मैटरनल हेटेरोसिस की। हेटेरोसिस इन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू यूज ऑफ क्रॉसब्रेड डैम्स इंस्टेड ऑफ प्योर ब्रेड। जब आप क्रॉसब्रेड डैम को यूज करते हो, प्योर ब्रेड डैम को यूज नहीं करते, तो उस कंडीशन में जो F1 क्रॉसब्रेड आएगा उसमें मैटरनल हेटेरोसिस शो होगा। और इसके एग्जांपल है मिल्क प्रोडक्शन, लार्जर लिटर साइज। ये सारे जो एबिलिटी हम बढ़ाते हैं उसमें हम मैटरनल हेटेरोसिस को यूज करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हेटेरोसिस है वह है पैटर्नल हेटेरोसिस। पैटर्नल हेटेरोसिस इसी प्रकार से जैसे कि हमने मैटरनल हेटेरोसिस में डिस्कस किया है, यहाँ पर हेटेरोसिस इन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू यूज ऑफ क्रॉसब्रेड सायर इंस्टेड ऑफ प्योर ब्रेड। यहाँ पर आप क्रॉसब्रेड सायर को यूज करते हैं, ना कि आप प्योर ब्रेड सायर को यूज करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेट पर हम काम करते हैं? पैटर्नल हेटेरोसिस को यूज करते हुए हम कंसेप्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, लैम्बिंग रेट को बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे ट्रेट के लिए हम जनरली पैटर्नल हेटेरोसिस को यूज करते हैं। अब आगे हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस को किस प्रकार से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है? तो जनरली 2 तरीके के फार्मूले हम यूज करते हैं। एक तो हम एवरेज हेटेरोसिस निकालते हैं और दूसरे में हेटेरोसिस बेस्ट पेरेंट को यूज करते हुए, बेस्ट पेरेंट की एबिलिटी से को यूज करते हुए हम हेटेरोसिस को कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एवरेज हेटेरोसिस, यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो F1 माइनस मीड पेरेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय मीड पेरेंट वैल्यू इंटू 100। तो ये आपका हेटेरोसिस परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर जो F1 है वो मीन ऑफ हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड जो है उसकी मीन को F1 से हम डिनोट करते हैं, और जो MP है वो मीड पेरेंटल वैल्यू है। पेरेंट 1 का लाइन की परफॉर्मेंस, पेरेंट 2 लाइन की परफॉर्मेंस, उन दोनों का जो एवरेज निकलता है उसे हम मीड पेरेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम एवरेज हेटेरोसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो दूसरा फार्मूला है उसे हम हेटेरोबैल्सियोसिस बोलते हैं, जिसमें कि हम हेटेरोसिस इस आधार पर देखते हैं कि जो बेस्ट पेरेंट से हमारा F1 का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा इंप्रूव होकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे हेटेरोबैल्सियोसिस बोलते हैं। यहाँ पर सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बेटर पेरेंट के को ध्यान में रखते हुए हम हेटेरोसिस को कैलकुलेट करते हैं। तो जो फार्मूला है वह है F1 माइनस BP डिवाइडेड बाई BP इंटू 100। BP है यहाँ मीन ऑफ बेटर पेरेंट, BP मीन्स बेटर पेरेंट के का मीन, और जो F1 है जैसा कि जाहिर है कि वो फर्स्ट जनरेशन का जो क्रॉसब्रेड है उसकी परफॉर्मेंस है। तो इस प्रकार से हम हेटेरोसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको हम यदि ध्यान में रखें तो हम इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को और इजीली समझ सकते हैं। जैसे ब्रीड A है, ब्रीड A का परफॉर्मेंस 7 यूनिट का है, ब्रीड B का परफॉर्मेंस 8 यूनिट का है, और मीन जो मिड पेरेंट वैल्यू होगा वो
5 होगा यहाँ पर ए और बी का, यानी 8 + 7 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7.5। और जो F1 का परफॉर्मेंस है वो 8.5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम हेट्रोसिस को कैलकुलेट कर रहे हैं वो 8.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5। तो आपका जो है इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 13.33। तो 13.33% का हेट्रोसिस शो कर रहा है। और ये जो हम हेट्रोसिस को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो वैल्यू यूज किया है, मिड पेरेंट वैल्यू का यूज किया है, 7.5 को यूज किया है, मिड पेरेंट वैल्यू को यूज किया है। तो इस वजह से ये एवरेज हेट्रोसिस हम निकाल रहे हैं, इस वाले हेट्रोसिस को निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इस वाले फार्मूला को यूज किया, मिड पेरेंट वैल्यू को यूज किया है। यदि हम यहाँ पर जो बेस्ट पेरेंट है 8 ब्रीड बी का जो परफॉर्मेंस है वो 8 का है, यदि हम यहाँ पर 8 को यूज किया होता तो ये हमारा हो जाता हेट्रोबैल्सियोसिस, यानी बेस्ट पेरेंट के बेसिस पर आप हेट्रोसिस को कैलकुलेट कर रहे हो। आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि हेट्रोसिस के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। तो हेट्रोसिस का जो फार्मूला है F1 में, F1 ऑफस्प्रिंग के बेसिस पर जो हेट्रोसिस का फार्मूला है वो है dy²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। dy² हेट्रोसिस का एक अदर फार्मूला है। और F2 में जो फार्मूला है हेट्रोसिस का वो है हाफ dy²। यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हम जाते हैं तो फिर हेट्रोसिस जो है वो हाफ हो जाता है। फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जाएंगे तो दूसरे जनरेशन के कंपैरिजन में हेट्रोसिस फिर से हाफ हो जाएगा। तो हर एक जनरेशन के बाद हेट्रोसिस जो है वो हाफ होता चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 टर्म आ रहे हैं हेट्रोसिस के लिए, 2 टर्म आ रहे हैं, एक तो डी और दूसरा वाई। और वाई का आपने स्क्वायर करके ये वैल्यू निकाला है हेट्रोसिस इन फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर डी और वाई क्या है इसे समझना जरूरी है। तो डी जो है वह डी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस कितना है, डिग्री ऑफ डोमिनेंस कितना है उसे मेजर करते हैं डी के द्वारा, डी की वैल्यू के द्वारा। और वाई जो है वाई इज डिफरेंस इन जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द पेरेंटल पॉपुलेशंस। तो आप जनरली 2 पेरेंटल पॉपुलेशन को यूज करते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। एक सायर लाइन होता है, एक डैम लाइन होता है। उन दोनों के बीच में, दोनों पेरेंटल पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्रीक्वेंसी की क्या डिफरेंस है, यह वाई है। तो जो हेट्रोसिस है वह 2 चीज़ों पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है, एक तो डिग्री ऑफ डोमिनेंस और दूसरा जीन फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है दोनों पेरेंट के बीच में। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया है। द वैल्यू ऑफ डी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ जीन एक्शन। तो आपका जीन एक्शन किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ डोमिनेंस क्या है। वाई इज ए मेजर ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन द पेरेंटल पॉपुलेशन। और जो वाई है वह दोनों पेरेंटल पॉपुलेशन के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी कितना है, कितना डिफरेंसेस है, उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देयरफॉर the 2 basic genetic requirements for a trait exhibit heterosis are। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हेट्रोसिस के होने के लिए। पहला है the trait must show some degree of dominance। ट्रेट में डोमिनेंस होना चाहिए। और दूसरा the population may be genetically divergent। तो दोनों पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों अलग अलग तरीके के पॉपुलेशन होने चाहिए, तभी आप हेट्रोसिस को यूटिलाइज कर पाओगे अपने पॉपुलेशन के अंदर। आगे देखेंगे ब्रीडिंग फॉर हेट्रोसिस कि हम हेट्रोसिस को यूटिलाइज करने के लिए किस प्रकार से ब्रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर जनरली हम हेट्रोसिस को यूटिलाइज करने के लिए पहले इनब्रीड लाइन्स बनाते हैं और उसके बीच में क्रॉसिंग करते हैं। यहाँ पर हम कंबाइनिंग एबिलिटी को स्टडी करते हैं और कंबाइनिंग एबिलिटी को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कौन से 2 लाइन ज़्यादा अच्छी तरीके से कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन यह जो प्रोसेस है, यह आइडिया काफ़ी एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है और अनसर्टेन भी है।
तो जनरली हम टेस्ट क्रॉस हमें करना पड़ता है, जो भी हम क्रॉस तैयार करते हैं उसके जनरली टेस्ट क्रॉस हम करते हैं, उसके बाद हम बता पाते हैं कि कंबाइन अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यह काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। तो इस वजह से एक जनरल रूल हमने बना रखा है, एक थंब रूल के तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हम जनरली एज ए जनरल रूल द लाइन और ब्रीड टोटली अनरिलेटेड गिव बेटर हेट्रोसिस इन क्रॉसेस। तो जनरली हम यह मानकर चलते हैं कि दो लाइन यदि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंट है, काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है, तो उनमें हेट्रोसिस अच्छा आएगा। तो जो अभी हमने बात किया था कंबाइनिंग एबिलिटी की, जिसको जनरली कंसेप्चुअली इसे यूज किया जाना चाहिए लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं यूज करते हैं। तो कंबाइनिंग एबिलिटी जो है यह आपके दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कंबाइनिंग एबिलिटी, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। और इन दोनों कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ पर इस जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होते क्या हैं, इन सारे कंसेप्ट को आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अब नॉलेज मिल रहा है ब्रीडिंग किस प्रकार से करवाया जाए, तो हम डिफरेंट लाइन बनाएंगे, किसी एक ब्रीड में डिफरेंट लाइंस या स्ट्रेन बनाएंगे और उन लाइंस के बीच में क्रॉसिंग करवाकर यह देखेंगे कि कौन सा क्रॉस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किनकी कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है। या फिर दो लाइन यदि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट है, बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, तो हम जनरली उस तरीके के लाइंस को यूज़ करते हैं हेट्रोसिस को यूटिलाइज करने के लिए। कॉज ऑफ हेट्रोसिस की बात की जाए तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया कॉज ऑफ हेट्रोसिस के बारे में। तो ये कुछ एक कॉज है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंस इन जीन फ्रीक्वेंसी, दोनों पेरेंटल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है जीन फ्रीक्वेंसी का, यह एक हेट्रोसिस का कॉज है। दूसरा है डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस या एपिस्टेसिस, क्या यह फिनोमिना काम कर रहे हैं, यह भी कॉज है हेट्रोसिस का। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंटरिटी एक और रीज़न है जिसकी वजह से हेट्रोसिस आ सकता है। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरिटी कहने का मतलब है कि यदि आपने दो अलग अलग तरीके के ब्रीड को यूज़ किया तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉसिंग एंगस कार्कस क्वालिटी विद जेबू ब्राह्मण, तो यहाँ पर जेबू ब्राह्मण की वजह से एडेप्टेबिलिटी मिलता है एनिमल के अंदर, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया टर्म कॉम्प्लीमेंटरिटी भी इम्पॉर्टेंट है हेट्रोसिस को कॉज करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं कि कॉज हेट्रोसिस के कॉज क्या है। तो पहला पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, डाइवर्जेंस कितना है पेरेंटल लाइन में। दूसरा जो डिग्री ऑफ डोमिनेंस कितना है, डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस या एपिस्टेसिस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा तीसरा कारण कॉम्प्लीमेंटरिटी भी हो सकता है। और चौथा चॉइस आपका ऑल ऑफ द अबव दे सकते हैं, जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ एक महत्वपूर्ण कारण है हेट्रोसिस के। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमें हेट्रोसिस के लिए द प्रोजेनी मे बी फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रेन वेराइटीज और स्पीसीज। तो आप डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करवाने के बाद आप प्रोजेनी को तैयार कर सकते हैं। हाइब्रिड वीगर की वजह से आपको हार्डीनेस, ग्रेटर वाइबिलिटी, फास्टर ग्रोथ रेट, ग्रेटर मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, इन्हांस्ड फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड वीगर इज म्यूल। म्यूल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में एडेप्टेशन, जो हार्डीनेस जो म्यूल को मिलता है वो हेट्रोसिस की वजह से ही मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसिस। तो एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसिस में यह कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि डिस्कस करने के बाद जो हेट्रोसिस का कंसेप्ट है यह हम ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, नॉट ऑल ट्रेट इन फार्म एनिमल्स आर अफेक्टेड टू द सेम डिग्री बाय हेट्रोसिस। हर तरीके का ट्रेट, हर ट्रेट इक्वली हेट्रोसिस के द्वारा गवर्न नहीं होता है। अलग यदि ट्रेट अलग तरीके के होंगे तो वो हेट्रोटिक इफेक्ट भी उस पर अलग तरीके का आएगा। तो आगे देखते हैं,
those traits expressed early in life such as survival, growth rate to winning seems to be most affected। तो ट्रेट जो कि अर्ली लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं उस तरीके के ट्रेट जनरली हेट्रोटिक इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। हेट्रोसिस इज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन कार्कस ट्रेट्स, इस वजह से कार्कस ट्रेट हमारा लेट एक्सप्रेस्ड होता है। तो इस तरीके के ट्रेट में हेट्रोसिस अपना इफेक्ट बहुत कम शो करता है। ट्रेट which show the greatest degree of heterosis are the same one which show the greatest adverse effect when inbreeding is practiced। तो वैसे ट्रेट जिनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है उस तरीके के ट्रेट में यदि हम हेट्रोसिस को यूटिलाइज करें, हेट्रोसिस के कंसेप्ट को यूटिलाइज करें, तो वो जो ट्रेट है हेट्रोसिस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा शो करेगा। यदि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो उस तरीके के ट्रेट में यदि हम हेट्रोसिस को यूज करें, डिफरेंट लाइंस बनाकर क्रॉस करवाने की कोशिश करें, तो उसमें इंप्रूवमेंट भी उतना ज़्यादा हो सकता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे देखेंगे, हाईली हेरिटेबल ट्रेट सीम टू बी अफेक्टेड वेरी लिटिल बाय हेट्रोसिस। यदि कोई ट्रेट है, कोई एक पार्टिकुलर ट्रेट है, वो हाईली हेरिटेबल है, तो उस तरीके के जो ट्रेट होते हैं वह हेट्रोसिस के द्वारा गवर्न नहीं किए जाते। अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल दिया था कार्कस ट्रेट, कार्कस ट्रेट का हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो हेट्रोसिस के द्वारा गवर्न नहीं हो रहा है। हेट्रोसिस का इफेक्ट कार्कस ट्रेट पे बहुत कम मिल रहा था। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि हाईली हेरिटेबल ट्रेट हेट्रोसिस से अफेक्टेड नहीं होता है? इसके पीछे मेन कारण यह है कि जो हेरिटेबिलिटी का मैंने लेक्चर बनाया है उसे आप देखोगे, मैंने अपलोड कर रखा है हेरिटेबिलिटी के लेक्चर को, आप वहाँ पर देखेंगे तो मैंने डिस्कस कर रखा है कि हेरिटेबिलिटी एडिटिव जीन एक्शन की वजह से होता है। तो हेरिटेबिलिटी हाई होगा, इसका मतलब है एडिटिव जीन एक्शन काम कर रहा है, वहाँ पर डोमिनेंस नहीं काम कर रहा है, नो डोमिनेंस है। और जब डोमिनेंस नहीं होगा, डिग्री ऑफ डोमिनेंस 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर हेट्रोसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हेट्रोसिस के लिए 2 मेजर चीज़ें जरूरी है। एक तो दोनों पैरेंटल लाइन के बीच में एलील के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, और दूसरा कि वहाँ पर डिग्री ऑफ डोमिनेंस आपको मिलना चाहिए। तो यदि हेरिटेबिलिटी हाई है तो डिग्री डोमिनेंस शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पर हेरिटेबिलिटी भी हेट्रोसिस भी शो नहीं करेगा। इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हूँ। Highly heritable traits seems to be affected very little by heterosis, whereas those which are lowly heritable are affected to a greater degree. For example, fertility and litter size in swine। तो आप पाएंगे फर्टिलिटी ट्रेट जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रेट बहुत लो हेरिटेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपके हेट्रोसिस ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यदि हेरिटेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि एडिटिव जीन एक्शन वहाँ पर नहीं हो रहा है, वहाँ पर नॉन एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है। नॉन एडिटिव जीन एक्शन का मतलब है कि डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, ये सब फिनोमिना वहाँ पर वर्क कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेट्रोसिस का इफेक्ट। आगे कुछ और भी पॉइंट है जिसको मैं अब पढ़ूंगा। द डिग्री ऑफ हेट्रोसिस डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द पेरेंट। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस किए गए हैं इस लेक्चर के अंदर। देयरफॉर heterosis will be higher when breed are crossed than lines within the breed are crossed। तो इस वजह से जो हेट्रोसिस हायर होगा जब हम 2 ब्रीड को क्रॉस करें, इन कंपैरिजन कि हम एक ही ब्रीड में 2 लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ब्रीड में 2 लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। 2 ब्रीड के बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, तो उनमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं, क्रॉसिंग ब्रीड्स हैविंग ग्रेटर डिफरेंसेस इन जेनेटिक बैकग्राउंड शुड गिव मोर हेट्रोसिस देन क्रॉसिंग ब्रीड्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक बैकग्राउंड। तो जो मैंने डिस्कस किया वो उसी चीज़ की रीजनिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। दिस इज बिकॉज अनरिलेटेड पेरेंट्स आर लेस लाइकली देन रिलेटेड पेरेंट टू बी होमोजाइगस फॉर द सेम पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि यदि हमें हेट्रोसिस को यूज करना है तो जो 2 पैरेंटल लाइन है उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए।
आगे, और यह लास्ट लाइन है, इस लास्ट पैराग्राफ है इस लेक्चर का, जिसको कि हम देखेंगे। फॉर दोज रीजन, जो ऊपर हमने देखा है उस रीजन के कारण से, इट इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड, हेटेरोसिस का कंसेप्ट जो होता है उसे हम जनरली पोल्ट्री, स्वाइन और सीप में हम जनरली यूज करते हैं। वेयर द फर्टिलिटी इज हाई, जहाँ फर्टिलिटी काफ़ी हाई है, एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ प्योर ब्रेड स्टॉक इज नेसेसरी। तो यहाँ पर प्योर ब्रेड स्टॉक लाइंस, डिफरेंट लाइंस जो बनाने हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। पोल्ट्री, स्वाइन जिनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, पोल्ट्री या स्वाइन में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो सीप से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट लाइंस को इन कंपैरिजन आप बना सकते हैं और उनके बीच में क्रॉसिंग करवा कर आप हेटेरोसिस इफेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हेटेरोसिस का लेक्चर था, और मेरा मानना है कि हेटेरोसिस का कंसेप्ट आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। यदि यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट पर। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको यह लेक्चर चाहिए, ये प्रिंट रिटन लेक्चर चाहिए, तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके ईमेल अकाउंट पर, ईमेल पर मैं यह लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।